नमस्कार। 6.5 महीने पहले जिस एपिसोड के इंतज़ार में मैंने बच्चों के लिए अर्थशास्त्र वीडियो सीरीज़ की शुरुआत इसी जगह से की थी, आज मैं उसी एपिसोड को आपके सामने लेकर आया हूँ। बच्चों के लिए अर्थशास्त्र वीडियो सीरीज़ का ये आखिरी एपिसोड है और इस एपिसोड में मैं आपको कुछ छोटी छोटी लेकिन बेहद ज़रूरी बातें बताऊँगा। इससे पहले कि मैं अपने शब्दों में कुछ कहूँ, आइए सबसे पहले कार्ल मार्क्स के 2 छोटे छोटे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। मजदूरी, दाम और मुनाफा नाम की किताब में से एक पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें मार्क्स कहते हैं, मजदूरी की व्यवस्था में निहित इस पूरे गुलामी के मुद्दे को किनारे रख दें। आए दिन के इन संघर्षों के अंतिम परिणाम के बारे में मजदूर वर्ग को कोई अवास्तविक अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। उन्हें ये नहीं भूलना होगा कि वे नतीजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, न कि इन नतीजों की वजहों के खिलाफ। वे लुढ़कते जाने की रफ्तार कम कर रहे हैं, न कि दिशा बदल रहे हैं। सिर्फ मरहम लगा रहे हैं, न कि रोगों का इलाज कर रहे हैं। इसीलिए वे उन अपरिहार्य छापामार लड़ाइयों में खुद को पूरी तरह डुबो न लें जो पूंजीपतियों के अतिक्रमणों व बाजार में होने वाले बदलावों से निरंतर फूट पड़ती हों। दिन भर के समुचित काम की दिन भर की समुचित मजदूरी के रूढ़िवादी उद्घोष के बजाय वे अपने झंडे पर यह इनकलाबी ऐलान दर्ज कर दें, मजदूरी की व्यवस्था का खात्मा। ट्रेड यूनियनें पूंजीपतियों के अतिक्रमणों के खिलाफ प्रतिरोध के केंद्र के रूप में बखूबी काम करती हैं। उनकी असफलता आंशिक रूप से अपनी ताकत का अनुपयुक्त प्रयोग करने के चलते है। उनकी असफलता आमतौर से वर्तमान व्यवस्था के परिणामों के खिलाफ छापामार लड़ाइयों तक खुद को सीमित करने के चलते है, बजाय इसके कि साथ ही साथ उसे बदलने का प्रयास करें, बजाय इसके कि अपनी संगठित शक्तियों का प्रयोग मजदूर वर्ग की अंतिम मुक्ति यानी मजदूरी की व्यवस्था के मुकम्मल खात्मे के लिए एक औजार के रूप में इस्तेमाल करें। मार्क्स का ये दूसरा स्टेटमेंट गोथा कार्यक्रम की आलोचना नामक किताब में से है। लेकिन साम्यवादी समाज की पहली मंजिल में दोष लाजिमी हैं, क्योंकि वो बड़ी देर तक जनन क्रिया की टीसों से गुजरने के बाद अभी अभी पूंजीवादी समाज से निकला होता है। मौलिक अधिकार कभी भी समाज के आर्थिक ढांचे और तदनुरूप उसके सांस्कृतिक विकास से बढ़कर नहीं हो सकते। साम्यवादी समाज की किसी अधिक उन्नत मंजिल में व्यक्ति जब श्रम विभाजन की गुलामाना अधीनता से उबर चुका हो, बौद्धिक और शारीरिक श्रम के बीच कोई भेद रह गया हो, श्रम जब आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि जीवन का प्रधान लक्ष्य बन गया हो और व्यक्ति व्यक्ति के चौतरफा विकास के साथ साथ उत्पादक शक्तियां भी बढ़ गई हों और सहकारिता पर आधारित समृद्धि के सारे सोते उफान पर हों, तब कहीं पूंजीवादी अधिकारों के तंग क्षितिज को उसकी संपूर्णता में पार किया जा सकेगा और समाज अपने विशाल झंडे पर यह अंकित कर लेगा, हर किसी को अपनी योग्यता के अनुसार से हर किसी को अपनी आवश्यकता के अनुसार तक। मैंने इस पूरी वीडियो सीरीज में आपको बताया कि कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स क्या है और वो कैसी होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि हमें एक ऐसे समाज बनाने को अपना लक्ष्य रखना चाहिए जिसमें इंसान और इंसान के बीच में किसी भी प्रकार के श्रम संबंधों में कोई अंतर्विरोध ना रह जाए। यानी एक ऐसा माहौल पूरे समाज के अंदर हमें बनाना चाहिए कि जिसमें पूरा समाज इंसानी समाज के हर सदस्य की क्षमताओं को विकसित करने की जिम्मेदारी ले और फिर हर नागरिक, हर सदस्य इस पूरे इंसानी समाज का अपनी पूरी क्षमता के साथ श्रम करे और उस श्रम के परिणाम को अपनी आवश्यकता के अनुसार भोगे, अपनी आवश्यकता के अनुसार ले। ऐसे समाज में जिसमें इंसानी श्रम संबंधों में किसी भी किस्म का अंतर्विरोध नहीं रह जाएगा, वो इंसानी संबंधों के मामले में सबसे उच्चतम, सबसे बेहतरीन किस्म का समाज होगा और ऐसे ही सामाजिक व्यवस्था को हम कहते हैं साम्यवाद। मजदूर वर्ग की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो काम की जगहों पर मजदूरी बढ़ाने के और अन्य सुविधाओं को बढ़ाने के जो संघर्ष हैं उनको लड़ने के साथ ही साथ शोषण पर टिकी इस पूंजीवादी व्यवस्था को तबाह करने और समानता आधारित यानी शोषण रहित समाज की स्थापना यानी कि साम्यवाद की स्थापना के लिए खुद को मार्क्सवादी सिद्धांतों से लैस कर ले। मार्क्सवादी सिद्धांतों से लैस होना मजदूर वर्ग के हर सदस्य के लिए नितांत आवश्यक है।
आज हमें अपने इर्द गिर्द जितने भी मजदूर आंदोलन दिखाई देते हैं वे सारे के सारे आंदोलन या अधिकांश आंदोलन होते हैं सिर्फ मजदूरी बढ़ा देने के लिए या फिर थोड़े बहुत सुविधाओं को बढ़ा देने के लिए। लेकिन मार्क्स तो ये कहते हैं कि ये सारे के सारे आंदोलन मजदूर वर्ग के सारे आंदोलन होने चाहिए मालिक मजदूर की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर देने के लिए, क्योंकि जब तक मालिक रहेंगे तब तक वे मजदूरों का शोषण करते ही रहेंगे। इसलिए मालिक मजदूर की इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर देना ही मजदूर वर्ग की बुनियादी जिम्मेदारी है। इसके अलावा मार्क्स एक और बात कहते हैं, वे कहते हैं कि मौजूदा पूंजीवादी समाज में जो श्रम विभाजन का तरीका है उसे भी पूरी तरह से बदल देने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक इंसान पूरी उम्र सिर्फ नाली ही साफ करता रहेगा और दूसरा इंसान पूरी उम्र सिर्फ पढ़ाता ही रहेगा तो फिर श्रम विभाजन कैसे बदलेगा, तो फिर लोगों के बीच में समानता आएगी कैसे, तो फिर बौद्धिक श्रम और मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम में समानता आएगी कैसे। इसलिए श्रम विभाजन के मौजूदा तरीके को बदल देना भी मजदूर वर्ग के आंदोलनों का एक बुनियादी उद्देश्य, एक बुनियादी लक्ष्य होना चाहिए। काम करना हर इंसान की जिम्मेदारी है, हर इंसान को काम करना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई इंसान बिना काम किए ही जी रहा हो तो निश्चित तौर पर वो दूसरों के श्रम का शोषण करके ही जी रहा होगा। मार्क्स की शिक्षाओं का यही सार है। हर इंसान को तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये तमाम चीज़ें उत्पादित होती हैं श्रम की बदौलत। श्रम करने के लिए, चीज़ों का उत्पादन करने के लिए लोगों के बीच में तमाम किस्म के श्रम संबंध स्थापित हो जाते हैं। ये श्रम संबंध ही उत्पादन संबंध कहलाते हैं और इन्हीं उत्पादन संबंधों को पूरे समाज की आर्थिक रीढ़ या आधार स्तंभ कहा जा सकता है। और इसी आधार स्तंभ पर यानी कि श्रम संबंधों पर यानी कि उत्पादन संबंधों पर ही हमारे समाज में मौजूद कानून और हमारे समाज में मौजूद राजनीति तय होती है। यानी कि हमारे समाज में कानून और राजनीति कैसी होगी, उसका चरित्र कैसा होगा, ये इस बात पर तय होता है कि हमारे समाज में श्रम संबंधों का चरित्र कैसा है। दास युग में जितने भी कानून होते थे वे चीख कर ये ऐलान करते थे कि जितने भी दास हैं वे मालिकों की ही संपत्ति हैं। उस दौर में जितनी भी शिक्षा होती थी, जितने भी पाठ होते थे, जितनी भी नृत्य कला जो कुछ भी था वो सब बस इसी के लिए बुना गया था कि जिससे हर मनुष्य ये अच्छी तरह से समझ ले कि दास मालिकों की संपत्ति होते हैं। इसी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था में जितनी भी संस्कृति, जो कुछ भी ज्ञान, जो कुछ शिक्षा, जो कुछ भी आर्ट हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है, उसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि हर मनुष्य, हर नागरिक यह मान ले समाज का कि सभी मजदूरों को पूंजीपतियों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके काम करना चाहिए और पूंजीपतियों को हवेलियों में, बंगलों में मज़े लेने चाहिए और सारे मजदूरों को झोंपड़पट्टियों में अपनी ज़िंदगी नर्क में बितानी चाहिए। यहाँ मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये जो किताब है बच्चों के लिए अर्थशास्त्र, जिस पर ये पूरी वीडियो सीरीज़ आधारित है, वो अर्थशास्त्र को समझने के लिए, मार्क्सवादी अर्थशास्त्र को समझने के लिए कोई कार्ल मार्क्स की पूंजी का विकल्प नहीं है। आपको कार्ल मार्क्स की पूंजी पढ़नी ही पड़ेगी अगर आप पूरे विस्तार से मार्क्सवादी अर्थशास्त्र को जानना चाहते हैं। हालांकि जब तक आप कार्ल मार्क्स की पूंजी नहीं पढ़ सकते हैं तब तक कम से कम रंगनायकमा जी की किताब मार्क्स की पूंजी का परिचय ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वो मार्क्स की पूंजी के मुकाबले थोड़ी सी सरल है और उसको पढ़ने के बाद में अगर आप मार्क्स की पूंजी पढ़ेंगे तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मजदूर वर्ग को अपनी मुक्ति के लिए और एक शोषण रहित समाज की स्थापना के लिए एक क्रांतिकारी पार्टी की ज़रूरत होती है और इस क्रांतिकारी पार्टी के बूते पर ही वो राज्य सत्ता हासिल करके एक समाजवादी और एक साम्यवादी समाज की स्थापना का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी ऐसे तमाम लोग होते हैं, ऐसे तमाम सदस्य होते हैं जो मार्क्सवादी सिद्धांतों से अपरिचित होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि मार्क्सवादी सिद्धांत दरअसल होते क्या हैं। इसीलिए तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य जो बौद्धिक श्रमिक होते हैं वे हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर पूंजीपतियों का जो मालिकाना है वो तो खत्म हो जाए, लेकिन तमाम शारीरिक श्रमिक जो उनके अंडर काम करते हैं वे कभी भी इनकी बराबरी ना कर पाएं। इसी तरह से तमाम बौद्धिक श्रमिक जो पुरुष होते हैं वे हमेशा ये चाहते हैं कि स्त्रियां कहीं उनकी बराबरी न कर लें। इसी तरह से जो शारीरिक श्रमिक होते हैं उनके बीच में भी समझ की बहुत सारी कमी होती है। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की हमेशा ये जिम्मेदारी बनती है वे तमाम मजदूरों को, मजदूर वर्ग के सभी सदस्यों को शुरुआत से ही मार्क्सवादी सिद्धांतों से परिचित करवाने को अपनी अहम जिम्मेदारी मानते हुए चलें और इस पर अमल करते हुए चलें। अगर किसी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर
इस तरह की पूंजीवादी सोच समझ के लोगों की संख्या बढ़ती रही तो एक न एक दिन वो कम्युनिस्ट पार्टी भी पूंजीवादी पार्टी बनकर ही रह जानी है। इस बात के तमाम उदाहरण भी हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में ऐसे उदाहरणों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात साफ है कि इस समाज को बदलने के लिए, इसमें से तमाम किस्म के श्रम संबंधों के बीच से अंतर विरोधों को खत्म करने के लिए हमें न केवल करोड़ों करोड़ों मजदूरों की ज़रूरत है, बल्कि ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी की भी ज़रूरत है जो उन तमाम मजदूरों को मार्क्सवादी सिद्धांतों से, मार्क्सवादी चेतना से लैस कर सके, ताकि सदियों से उनके बीच में चली आ रही दूषित प्रदूषित संस्कृति को भी खत्म किया जा सके, उनकी सैद्धांतिक समझ को, उनकी सामाजिक समझ को साफ किया जा सके, ताकि यह समाज बदल सके और समानता स्थापित हो सके। हमारी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसमें दुनिया के करोड़ों नागरिकों के लिए, यानी सभी नागरिकों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी आवश्यकताएं सहज ही पूरी हो सकें। लेकिन अब तक की किसी भी व्यवस्था में ऐसा हो नहीं पाया और पूंजीवाद में तो बदहाली अपने चरम पर है। आज तमाम लोग ये समझते हैं कि सरकारें, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ये सब बच्चों की तरह उनकी देखभाल करते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि अगर कोई दलित नेता है तो ज़रूर दलितों का भला करेगा, कि अगर कोई अश्वेत नेता है तो ज़रूर अश्वेतों का भला करेगा, उनकी मुक्ति के लिए काम करेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये तमाम लोग जो सत्ता के गलियारों में बैठे हैं, ये खुद पूंजीपति बनना चाहते हैं और इसीलिए इनका चरित्र पूंजीपतियों का ही चरित्र होता है। तमाम लोग जो सोचते हैं कि सत्ता उनकी रखवाली के लिए है, उनके पालन पोषण के लिए है, उनकी खुशी के लिए है, दरअसल वे नहीं जानते कि सत्ता पूंजीपतियों के भले के लिए है। इसलिए हमें इस पूरी व्यवस्था को ही बदल देने की कोशिश करनी होगी और इस व्यवस्था को बदलने के लिए मजदूर वर्ग की एकता और मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी चेतना बेहद ज़रूरी है। मजदूर वर्ग को मार्क्सवादी सिद्धांतों से लैस करना बेहद ज़रूरी है। ये पूंजीवादी व्यवस्था जब अपने शुरुआती चरण में थी तब निश्चित तौर पर इसका चरित्र अपने से पुराने वाली तमाम व्यवस्थाओं के मुकाबले प्रगतिशील था। लेकिन आज का समय आते आते इस पूंजीवादी व्यवस्था ने हमारे समाज में मौजूद तमाम अच्छे और बेहतरीन तत्वों का भी अंत कर दिया है। आज मजदूरों को वो सब कुछ करना पड़ता है जो उनके मालिक कहते हैं। मालिक कहते हैं कि फूलों की खेती करो तो उन्हें फूलों की खेती करनी पड़ती है, और मालिक अगर कहते हैं कि आप बम बनाओ, आप अश्लील चित्र बनाओ, आप महिलाओं को नग्न करके बाजार में परोस दो, तो मजदूरों को वो भी करना पड़ता है। इसलिए अगर पूंजीवादी व्यवस्था का अंत नहीं किया गया तो इंसानियत तो तबाह हो ही जानी है, लेकिन साथ ही साथ ये कुदरत, ये धरती, ये पूरा का पूरा पर्यावरण भी तबाह हो जाएगा। रंगनायकम्मा जी की एक किताब बच्चों के लिए अर्थशास्त्र और मेरी ये वीडियो सीरीज़ जो इसी किताब पर आधारित है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए और एक समानता आधारित समाज बनाने के लिए एक छोटी सी कोशिश है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में से जिन भी लोगों ने इस पूरी सीरीज़ के थोड़े बहुत भी वीडियोस देखे हैं वो इस बात से भली भांति परिचित होंगे। मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूं कि आप इस पूरी वीडियो सीरीज़ को एक बार दोबारा देखें, फिर से देखें और अन्य लोगों को भी दिखाएं। आप जब जब इसे देखेंगे तब तब आपको इसमें कुछ न कुछ नया ज़रूर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ले जाकर इस समाज को बदलने में अपना योगदान भी ज़रूर देंगे। शुक्रिया।